हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि दिसंबर में निर्धारित है, उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए कक्षा 8 तक के हम लोग गणित पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड और कुछ वो टीचिंग मेथडोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न लेकर के आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 0.007 बाई पी इक्वल टू है 0.01, तो पी का मान क्या होगा। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे है अगर आप इस पी को जो बाई में है अगर इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा, और जो ये 0.01 है अगर इसको इधर लाएंगे तो ये बाई में आ जाएगा। यानी इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.007 बाई 0.01। अगर मान लीजिए आपको दोनों को बराबर से काटना है तो यहाँ पर एक और अंक डाल देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। यानी यहाँ से दशमलव हट जाएगा और हमारे पास बचेगा 7/10। और इसको हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.7। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा 0.7। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। चलिए और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। चलिए अब देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। जैसे यहाँ 1 2 3 4 और सबको जोड़ करके 10 आया। उसी तरह से 2 3 4 5 को जोड़ने पर 14 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 3 4, तो यहाँ होना चाहिए 5 + 6 और सबको जोड़ने पर कितना आएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 18। यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि 5 और यहाँ पे 18 आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाती है। जैसे 2014 में बाघों की संख्या है 173, 2015 में बाघों की संख्या है 156, 2016 में है 140 और 17 में है 125। तो अब आपको सही कथन को चुनना है। बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। तो यह ऐसा कहना गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाघों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसा आंकड़ों में दिखाया गया है। उसी तरह से यह हमारा दूसरा ऑप्शन है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। तो अगर आप देखेंगे 2016 में बाघ की संख्या है 140 और 2015 में बाघों की संख्या है 156। यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाघ का अंतर हो जाता है 16। यानी कि अगर आप 156 में से 156 से 140 को आप घटा देंगे तो हमको 16 प्राप्त होता है। और 2017 में से अगर आप 2016 का घटाएंगे तो 15 प्राप्त होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है।
चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 के 4 सिक्के, यानी 2 के 4 सिक्के का अर्थ है 2 गुने 4 यानी कि 8 रुपये। उसी तरह से 20 रुपये के 2 नोट, तो 20 रुपये के 2 नोट यानी कि 40। तो यहाँ पे 2 गुने 4 यानी कि 8 और 20 रुपये के 2 नोट यानी कि 20 गुने 2 बराबर 40 और 100 के 3, तो 100 गुने 3 बराबर 300। तो इस तरह से टोटल आपको यहाँ देख रहे हैं कि कितने रुपए उसने दे दिए, 348 रुपये। यहाँ पे वो 348 रुपये उसने दुकानदार को दिए और फूलों का कुल मूल्य था 335। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें 13 रुपये प्राप्त होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो उसे कितनी राशि वापस मिली, तो 13 रुपये। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होती है तो 3 समान भुजाएं, 2 समान भुजाएं, 3 असमान भुजाएं या 2 समान कोण। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं। उस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है, तो और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप समबाहु त्रिभुज खींचेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये समबाहु है, यानी तीनों भुजा बराबर एक जैसा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5 और तीनों कोण बराबर, क्योंकि तीनों कोण मिला करके 180 होता है और 180 को आप 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 60-60 होगा। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और 60-60 होते हैं। इसी तरह से उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होते हैं और विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होता, सब अलग अलग होता है, तो तीनों भुजाएं असमान होंगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, ये लास्ट हमारा पोजीशन है। तो और ये जो अमीना है वो इस बीच में है 14वें नंबर पे। यहाँ पर 13 लोग इधर भी होंगे और 13 लोग इधर भी, क्योंकि फर्स्ट से भी 14वें स्थान पे है और लास्ट से भी 13वें है। तो 13 और 13 दोनों तरफ और एक वो स्वयं, यानी कि 13 + 13 + 1, 13 जो 13 और अमीना खुद एक, तो टोटल मिला के हो जाएगा 26 और 1 27, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। उसने 200 सीपियाँ इकट्ठी की जिसमें से 3 सीपियाँ टूटी हुई थी। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुल कितनी सीपी बची है, तो हमारे पास 200 में से 3 सीपियाँ टूटी हैं, यानी कि 197 सीपियाँ बची हुई है और उसको एक में बनाने में लगता है 18। तो आप इसमें 18 से भाग कर देंगे तो हमारे पास, आप देखते हैं कि इसमें 18 से भाग करने पर क्या होगा, तो अभी भी 18 दहाई 180 और प्लस 17, यानी कि 17 सीपियाँ बच रही हैं। यानी 18 से आप 10 बार काटने के बाद शेष आपको 17 यहाँ बचेगा। तो इस तरह से 17 बच रही है, एक घट रहा है अभी भी 11 माला बनाने में।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक और सीप की ज़रूरत है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 18 का 10 माला बनाएगी तो 180 लगेंगे और 17 बचेगा, तो एक और जोड़ देने से 11 माला बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4। इस तरह से पिरामिड होता है, तो इसमें 4 तरफ से एक नीचे और 3 तरफ से 3 फलक होते हैं, यानी कि टोटल 4 फलक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें से 37 लीटर दूध आ सकता है, यानी 37 लीटर और 250 ग्राम 250 मिलीलीटर दूध आ सकता है। वह उसे 250 मिली की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। वह कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। तो पहले तो आप देखें कि 37 लीटर में आप चाहे तो 4 बार गुना कर सकते हैं, क्योंकि 37 लीटर का मतलब हुआ कि अगर उसको 250 ग्राम का करेंगे तो 4 बार उसको गुना करना पड़ेगा, तभी 4 बोतल होगी, क्योंकि 1 लीटर में 250 के 4 आ जाएंगे। क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर ml होता है। तो इस तरह से अगर आप 250 मिलीलीटर करेंगे तो 1 लीटर में 4 हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने 250 मिलीलीटर। तो इस तरह से यहाँ पर 1 लीटर भरने के लिए उसे 4 बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 37 लीटर के लिए कितने पड़ेगी, तो 37 गुने 4, यानी कि 37 गुने 4। और चूँकि वहाँ पर 1/4 भी है, यानी कि 250 मिलीलीटर की एक और बोतल है। तो अगर आप इसको गुना करके एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 149 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो देखने में भारी होता है, लेकिन आप अगर उसे थोड़ा पढ़ करके समझ के बनाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख के नहीं घबराएं। बहुत सारे लोग मैथ को देख के ही डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसको पढ़ना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आसान हो लेकिन देखने में भारी लग रहा हो, तो इसको घबराना नहीं है, आसानी से उसको सॉल्व करना है। थोड़ा सोच समझ के उस पर ध्यान देना है। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने में भारी होता है लेकिन बनाने में आसान होता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहले का है वो इकाई दहाई सैकड़ा होता है, यानी कि इधर आप जो संख्या देखते हैं इसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे और ये हमारा दशांश और ये शतांश हो जाएगा। यानी पहला जो यहाँ 6 है ये हमारा दशांश और दूसरा जो 6 है यहाँ पे शतांश हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ ऑप्शन में समझना है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। तो बिल्कुल सही ये बात है कि जो इकाई के स्थान पर 6 का मान होगा वो दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 होगा, और बाकी ऑप्शन ऐसा नहीं है, वो सब गलत हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या है। सममित रेखा मतलब कि सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे किसी चीज़ को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सममित रेखा। जैसे यहाँ आप देखें, अगर यहाँ पर एक बॉक्स है तो इसको हम चाहे तो इस तरह से 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, और ऐसे भी लाइन खींचे तो भी बराबर भाग में बांट सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह से डायगोनली भी इसको बांट सकते हैं 2 बराबर भाग में। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो जाएगा, यानी सममित रेखा 3 हो जाएंगी। उसी तरह से यहाँ एच लेटर है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आप कितनी रेखा खींच सकते हैं।
या तो आप इसे इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, तो 2 बराबर भाग में इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, एक इधर और एक ऐसे, या आप चाहे तो इसे इस तरह से h को काट सकते हैं ऐसे बीचों बीच, यहाँ से करके इसे 2 बराबर भाग में आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ऐसे 2 बराबर भाग में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो सममित रेखा की संख्या होगी वो होगी 2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब है कि 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। यहाँ बच्चे के नाम है और 24 घंटा का समय दिया है और 12 घंटे के समय में उन्होंने जो बदला है वो बताया। जैसे चीकू 23:45 को 11:45 PM लिखता है, बिट्टू जो है वो 16:30 को 4:30 AM लिखता है और पिंकी 19:28 को 7:28 PM लिखती है। यहाँ आप नोट करेंगे तो देखेंगे कि 16:30 को 4:30 AM न लिख करके यहाँ पे PM होना चाहिए, क्योंकि 16:30 जो हुआ वो शाम का है और शाम में हम लोग PM बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिट्टू जो है वो गलत समय प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ये केवल बिट्टू, यानी कौन सा समय गलत बता रहा है, तो बिट्टू। अब है सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिली पानी पिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 मिली पानी पिया, तो कितना पानी बचा? तो 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, और उसमें से दोनों ने पिया कितना? 275 और 250, यानी आप अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा? तो 525 यहाँ मिलीलीटर हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो हमारे पास कितना बच रहा है? तो 475 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है, उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता। उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर गेहूं की बोरी है 150 किलोग्राम की, चावल की बोरी है 55 किलोग्राम की, अलमीरा है 68 किलोग्राम की, और पानी की टंकी है 75 किलोग्राम, और बर्तन है 20 किलोग्राम। आप इन सभी का भार को अगर यहाँ जोड़ करके देखें, यहाँ पर पूरा ऐड करेंगे तो ये होगा 368 kg, और ले कितना जा सकते हैं? तो 300 किलोग्राम। तो किस वस्तु को हटाएंगे कि हम उसको ले जा सके? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अलमीरा का भार यहाँ 68 किलोग्राम है, तो अगर हम अलमीरा को वो घोड़ा गाड़ी से हटा दें तो हम आसानी से उसे ले जा सकते हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा अलमीरा, अलमारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया या प्रक्रियाएं हैं? एक है दृश्यीकरण, पक्षांतरण, रूपांतरण, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और सी। दृश्यीकरण और रूपांतरण जो है वो ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है गणितीय खेलों में व्यस्त संलग्न होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। दूसरा है गणितीय खेल गणित में आनंददायी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले होते हैं। और इसका विकल्प है ए और सी, केवल बी, ए और बी, और केवल ए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कथन है वो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है।
गणितीय खेलों के दौरान भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें बच्चे संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कबड्डी में कितना बच्चा कबड्डी खेलते टाइम ही हम देखते हैं कि कितना आउट हुआ, कितना इन आया, ये संख्या सभी होता है। और कई सारे खेल में वो बच्चे काउंटिंग का प्रयोग करते हैं या अन्य तरह से नंबर का वो यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में भी कितना रन बना, तो इस सब में वो संख्या का प्रयोग करते हैं, तो इसके द्वारा भी हम आकलन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन को अगर आप हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी बचता है, तो सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। यानी कि सबसे कम उपयोगी कौन सा यहाँ पर चीज़ होगा जो प्राथमिक कक्षा में अगर करें तो बच्चों के लिए सबसे कम उपयोगी क्या होगा। हमें थोड़ा भाषा पे ध्यान देना है, तो सबसे कम उपयोगी चीज़ क्या हो सकता है इन ऑप्शन में से, वो आपको खोजना है। अधिक स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना और बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। तो प्राथमिक कक्षा में बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना ये सबसे कम उपयोगी होगा, जबकि गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, गणित के प्रति रुचि करना और अधिक स्थान यानी कि डायरेक्शन, ये सब का ज्ञान बच्चों में डालना, ये सब सही है। तो इस तरह से यहाँ पे डी सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। यानी गणित शिक्षण के उद्देश्य में सबसे कम उपयोगी है कि बच्चों में प्रारंभिक कक्षा में बीजीय व्यंजक इन सब चीज़ों में उलझा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्ष्य नहीं है। और इसका सही जवाब है आयु आश्रित। ये वैन हिले का जो ज्यामितीय विवेचन है उसमें उसका लक्ष्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। प्रायिकता, स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रायिकता। यानी प्रोबेबिलिटी की जो अवधारणा है उसको डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाया जा सकता है, जबकि संख्या से संबंधित जो भी चीज़ है उसे हम डिन्स ब्लॉक की सहायता से पढ़ा सकते हैं। आप एक बार गूगल पे डिन्स ब्लॉक सर्च करके देखिएगा कि ये क्या चीज़ होता है और इसका उपयोग स्थानीय मान या संख्याओं का योग, गुना इत्यादि में कैसे किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऐसे बच्चों में पूर्व संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा का निर्माण कर सकता है। एकाकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश या माप। और इसमें सही विकल्प हमें चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश जो है वो बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है, जबकि माप जो है वो पूर्व प्री नंबर से संबंधित नहीं। वो नंबर सीखने के बाद बच्चे मापना सीखते हैं, जबकि ये जो पदानुक्रमिक समावेश है या एकाकिक संगति है, ये सब बच्चे नंबर सीखने से पहले भी ये काम कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे कि बी ऑप्शन जो हमारा है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि गणितीय निर्देशों से भिन्न अलग तरीके से प्रस्तुत करना उतना सही नहीं होगा। जबकि बच्चों के
अद्वितीय गुणों, विशेषताओं, अनुभवों, कुशलता का ध्यान रखना और उनको सम्मान देना, ये तो आवश्यक है। तो इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो पहले ही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन बच रहा है। तो ए और सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है, तो डी हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों, पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। दूसरा, गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। तीसरा, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। अब देखिए यहाँ सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गणित में रचनात्मकता के लिए कम स्थान है, ऐसा कहना गलत है। गणित में भी काफ़ी हम लोग क्रिएटिव होकर नई नई चीज़ों का, नए सूत्र का, नए सिद्धांतों का और नए तरीके से कई कार्यों को कर सकते हैं। इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। तो अब बचेगा ऑप्शन ए और डी। तो हमें यहाँ देखना है कि ए और डी में से ज़्यादा उपयुक्त कौन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ज़्यादा उपयुक्त है, यानी ए और बी यहाँ पे सही है। अगला है, उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए और गणितीय संकल्पनाओं को समझाने में विद्यार्थी जिन कठिनाई का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। यहाँ दो तरह की शिक्षा होती है जिन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक है उपचारात्मक शिक्षा और एक होता है निदानात्मक शिक्षा। तो निदानात्मक शिक्षा सिखाने के क्रम में हम लोग पता लगाने के लिए करते हैं कि बच्चों को क्या क्या समस्या हो सकती है, और उपचारात्मक समस्या होती है कि जब कोई कठिनाई सामने आ जाती है तो ये सीखने के बाद होता है। और निदानात्मक जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो पहले दी जाती है, यानी कोई प्रॉब्लम आए बाद में आगे चल के ना आए इसलिए पहले ही वो दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे उपयुक्त है, यानी बच्चों की कठिनाई को जान करके उसको ठीक करेंगे ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार आ जाए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चे तार्किक संक्रात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये तो कथन सही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लास में वो इस तरह के जो बीजीय व्यंजक है उनको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं और ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को मूर्त रूप में, कंक्रीट रूप में ही ज़्यादातर समझते हैं। उनको अमूर्त अवधारणा ठीक से समझ में नहीं आती है। दूसरा है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को विस्तृत कर सकते हैं। तो ये सही है। बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। तो ये सोचना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि शुरुआती वर्ष में माप के तर्क को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये सबसे कम उपयुक्त है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये हमारा उतना उपयुक्त नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरणी या सत्र अंत परीक्षा। तो देखिए, जो भी सत्र अंत परीक्षा है या अर्धवार्षिक परीक्षा है, समेटिव एग्जामिनेशन है, फाइनल एग्जामिनेशन, वो सब रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता। रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत परियोजना, प्रश्नोत्तरी और दैनिक विवरणी ये सब आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि नहीं है, ये रचनात्मक आकलन का ये तरीका नहीं है सत्र अंत परीक्षा। अगला प्रश्न, कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 + 55 बराबर है 3115 के, यानी कि 3115 के। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोड़ने या योग के समय पुनः समूहीकरण करना।
करके हम बच्चों को जोड़ की अवधारणा को सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। पहला ऑप्शन है, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो वह इसका अर्थ है कि उसमें गणित करने की क्षमता का अभाव है। तो ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं। ये सही है कि त्रुटि से हम गणित के बारे में और समझ पाते हैं कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उन्हें त्रुटियां होने की संभावना हो। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे अगर गलती करते हैं तो उससे भी वो कुछ सीखते हैं, उनकी समझ और अच्छी होती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। यहाँ भी इसी तरह से बताया गया है कि सबसे कम संबंधित कौन सा है। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, उत्तर की व्याख्या करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र हल खोजना कभी भी गणित से संबंधित नहीं होता। किसी भी समस्या के समाधान में यह कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक हम हल खोज सके, ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके से सोच सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्याम पट पर लिखना और उसकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना, पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना, सी विविध चित्रों के उपयोग में भिन्नों जैसे कि 1/2, 3/4 को दिखाना। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पेपर को या कागज़ को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप पट्टी या वृत्ताकार कटआउट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें विभिन्न चित्रों के उपयोग से भिन्न को 1/2, 3/4 इस सब को दिखाना चाहिए और अंत में भिन्न को लिखकर उसकी विशेषता का व्याख्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी बी, सी और ए का क्रम सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि 30 में से आपके कितने उत्तर सही हैं और हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आप किन विषयों पर और इस तरह का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।